हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ओके, क्वेश्चन बी में दिया हुआ है एल्युमिनियम बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। और तीसरा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन द फॉर द दिस रिएक्शन। अब देखो, क्वेश्चन नंबर बी और सी में तो हम लोग को एक केमिकल इक्वेशन लिखना है, लेकिन हम लोग को समझना ये है क्वेश्चन नंबर वन में कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का किसको बोलते हैं? जब किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हेल्प से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? दो तरह का होता है, एक बैलेंस्ड होता है और एक अनबैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर हर एक कंपोनेंट इक्वल मात्रा में प्रेजेंट हो। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं दोज टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, दोज टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ ईच component is equal, total number of each component is equal on both side। बोथ साइड मतलब क्या हो गया? एक रिएक्टेंट साइड हो गया और एक हमारा प्रोडक्ट साइड हो गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं N2 प्लस H2 और ये रिएक्ट करके बना लिया 2NH3। ओके, तो अब यहां पर रिएक्शन हो रहा है तो नाइट्रोजन क्या है और हाइड्रोजन क्या है, ये दोनों आपस में मिल रहा है तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट में देखोगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर दो है और हाइड्रोजन भी दो है, और प्रोडक्ट में देखोगे तो नाइट्रोजन दो है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 6 है। तो ये पूरी तरीका से बैलेंस नहीं है। अगर इसको हम लोग बैलेंस करना है तो 3H2 कर देते हैं। अब नाइट्रोजन रिएक्टेंट के साइड भी दो है और प्रोडक्ट के साइड भी दो है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड भी 6 है और प्रोडक्ट के साइड भी 6 है। तो ये एक तरह का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं एंटोनी लोगोजियर, उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके तहत उनका मानना यह था कि रिएक्शन में एनर्जी मास जो होता है वो हमारा कंजर्व रहता है। मतलब कि रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो इक्वल रहेगा। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन करने के पहले इसका जो मास होगा और रिएक्शन करने के बाद का मास इक्वल होगा। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए हम लोग को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो वी शुड वी शुड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए का कंप्लीट आंसर है। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर बी और सी में हम लोग को जो एक इक्वेशन लिखना है उस पर चलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है? एल्युमिनियम बर्न्स टू क्लोरीन टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम को कहाँ बर्न किया जाता है? क्लोरीन में। ठीक है, तो इससे क्या बना लेता है? ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेता है, AlCl3। तो अब इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। जब भी ऐसा कंडीशन आए कि एक तरफ में दो है दूसरी तरफ में तीन है, तो एक दूसरे के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि क्लोरीन का अपोजिट साइड में मल्टीपल कितना है? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन का अगर इस तरह क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का यहाँ पे अपोजिट साइड में कितना मल्टीपल था? 2।
तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो क्लोरीन एल्युमिनियम यहाँ पे तो 1 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया। दूसरी तरफ एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और क्लोरीन कितना है, हो गया 6 हो गया। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब एल्युमिनियम को बैलेंस है, चूंकि एल्युमिनियम सिंगल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्युमिनियम भी 2 हो गया। तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। अब सी में बोला गया है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है के, ठीक है। अब ये वाटर से रिएक्ट कर लेता है, H2O से रिएक्ट कर लेगा और गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बन रहा है, H2 गैस बन रहा है। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब हम लोग को रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग को हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, बाकी सभी चीज बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था। तो यहाँ पर सेम वैसा नहीं करेंगे जैसा कि ऊपर हुआ, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है एक ही जगह पर था, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पार्शियल जगह पे, एक इस तरफ में हाइड्रोजन और एक इस तरफ में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 KOH करने से हाइड्रोजन कितना होता है, 4 हो जाता है, और दूसरी तरफ में भी 2H2O जोड़ने से हाइड्रोजन 4 हो जाता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन 4 होगा, ऑक्सीजन और पोटेशियम चेंज होने हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का नंबर अब 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो सेम हो गया, लेकिन पोटेशियम अभी भी बाकी है। पोटेशियम प्रोडक्ट के साइड में 2 है, लेकिन रिएक्टेंट के साइड में ये सिर्फ 1 है। तो उसको प्रोडक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से उसको बैलेंस करने के लिए 2K कर देंगे। अब यहाँ पे देखोगे पोटेशियम कितना है, 2 है, यहाँ भी पोटेशियम 2 है। अगर दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन की बात करें रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन 4 है। प्रोडक्ट में अगर बात करें तो 2 यहाँ पर KOH के साथ और 2 हाइड्रोजन इस तरफ में, तो 4 हाइड्रोजन है। अगर वाटर की सॉरी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो रिएक्टेंट के साइड में 2 है और प्रोडक्ट के साइड में भी 2 है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।